हेलो एवरी, दिस इज आदित्य सिंह एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एसिड बी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 3, इसका ये सेकेंड पार्ट होगा। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स या फिर जो नॉन मेटल्स हैं ये कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो रिएक्शन करते हैं और कैसे हाइड्रोक्साइड और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो लेकिन ये रिएक्शन करते क्यों हैं, ऐसा क्या रीज़न होता है कि ये रिएक्शन कर जाते हैं। सोडियम को मिलाओ क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा क्या संबंध होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं और वाटर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द एबव एक्टिविटीज यू saw the reactions of metals with a number of reactant. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration of elements in class 9. We learned about that noble gases which have a completely filled valence shell, so little chemical activity. We therefore explain the activity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. तो आपको इसमें यही बताया जा रहा है कि क्लास 9th में जो है ऊपर के जितने भी हम लोगों ने एक्टिविटी किया, बहुत सारे रेगिमेंट अभिकर्मकों के साथ हमने रिएक्शंस को देखा है। तो धातु इस प्रकार रिएक्शन क्यों करती हैं। क्लास 9th में हमने स्टडी किया है कि जो एलिमेंट होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, उनको अगर आप याद कीजिए तो आपको पता होगा कि जो उनके सेल होते हैं वो जब पूरी तरह से पूर्ण हो जाते हैं तो जो उत्कृष्ट गैसों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत कम होती है। इसीलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो उसमें जो सेल को पूरा करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसी कारण से उसमें रिएक्शन होती है। जैसे कि मान लीजिए कितने सेल्स होते हैं, KLMN। देखिए टेबल 3.3 में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स दिखाया गया है। तो सपोज करिए कि आपको पता ही है कितने सेल होते हैं, KLMN, और भी होते हैं बट इतना ही हमको जानना है अभी। और तो देखिए हर एक जो एटम्स हैं, जो हर एक जो एलिमेंट हैं, सब में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लें हम लोग हीलियम का, तो हीलियम में कितने पाए जाएंगे, 2। तो ये 2 पहले ही कोर्स में आ जाते हैं, पहले ही सेल में आ जाते हैं, K में। तो इसका एक नियम होता है कि पहले में यानी K वाले सेल में कितने मैक्सिमम रह सकते हैं, 2। L में कितने रह सकते हैं, 8। M में कितने रह सकते हैं, 8। उसके बाद N में कितने रह सकते हैं, 18। अभी बहुत सारे लंबे लंबे हम लोग जो जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए 288, ठीक है। तो ये इनका मतलब पर्याप्त है। जैसे कि हमको भूख लगी है तो अगर हम K वाले सेल में रहते हैं तो हमें कितना भूख लगी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। L में रहते हैं तो कितने की भूख लगी है, 8 की। 8 आ जाएंगे तो फिर हमें दोबारा लेने का इच्छा नहीं होगा। और उसी तरह से अगर 8 नहीं है, सपोज करिए 7 हो गया। L वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन है कितने, 7 है। तो अब किसी ऐसे एलिमेंट का आप एग्जांपल लीजिए जिसमें 7 है। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन में यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो इसको कितना चाहिए, 1 अभी चाहिए ना, 1 इसको मिल जाएगा तो इसका सेल पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी रिएक्शन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। जो भी इसके साथ ऐसे पार्टिकल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे जो इलेक्ट्रॉन निकाले अपने में से, तो जो निकालेगा वो फिर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन हो गया। समझ में आ रहा बात। जैसे सोडियम और क्लोराइड का एग्जांपल लीजिए, तो देखिए यहाँ पर दिया है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। यानी एटॉमिक नंबर का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, तो 11 है। तो पहले वाले कोर्स नियम के अनुसार, सेल के अनुसार इसमें 2 होंगे, 2 से भर गया। फिर दूसरे में पहुंचेगा बाकी इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, 8। 10 हो गया। अब बचा कितना, 1। तो यम में वैसे 8 होना चाहिए लेकिन है कितना, 1 ही है। तो 1 से क्या करेगा, 7 तो कोई इसको देगा नहीं ना। 1 या 2 लोग इलेक्ट्रॉन पाते हैं और देते हैं, 7-6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दान में देगा, है ना। तो इसलिए क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जा भैया तू जा घूमिया। तो अगर इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता होगा, लास्ट में देखिए यहाँ पे दिया है क्लोरीन के लास्ट वाले में कितने होते हैं, 7। इसको 1 चाहिए होता है, 1 मिल जाए तो इसका जो M वाला सेल है ये पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसलिए जब सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और क्लोरीन क्या करता है, उसका इलेक्ट्रॉन लेके अपना कोर्स पूरा कर लेता है। तो सिंपली यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारा ये केमिकल रिएक्शन होता है। अगर मान लीजिए कि
आर्गन के बाहरी वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब पोटेशियम का ले लीजिए, बाहर वाले में क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों को मिलाएंगे आप तो रिएक्शन नहीं होगा, ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि इनका सब भरा पड़ा है, ठीक है। वही रिएक्शन आपस में करते हैं जिनमें किसी न किसी में या तो एक आध दो ज़्यादा हो और दूसरे में एक आध दो कम हो। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। तो देखिए नीचे यहाँ पर दिखाया गया आपको सोडियम के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिएक्शन के रूप में निकाल रहा है, तो कैसे इसमें जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जा रहा है। बहुत ही सिंपल इसको समझना। और फिर उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोरीन का आपको दिखाया गया है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम में क्या होता है कि आपको याद होगा मैग्नीशियम में 12 एटॉमिक नंबर होता है और इसके बाहरी वाले M वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये 2 को रख के क्या करेगा, इसलिए देखिए यहाँ पे 2 डॉट बनाया, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा। तो 2 क्लोरीन से अगर रिएक्शन कराएंगे तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा। एक क्लोरीन से कराएंगे तो फिर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, हो सकता है पूरी तरह से इसका रिएक्शन ना हो पाए। इसलिए क्लोरीन के कितने एटम लेके करेंगे हम लोग, 2 एटम लेके करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। अब देखिए 3.3.1 में आपको बताया जा रहा है कि जो आपके एलिमेंट होते हैं उनके आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए इसके बारे में जानने के लिए आपको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा जो कि 3.13 में बताया गया है कि एक साइंस की लेबोरेटरी में आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी और भी अन्य साल्ट का नमूना ले लीजिए और उसकी फिजिकल स्टेज क्या है उसको देखिए। उसके बाद उस मेटल को जो है स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए, एक चम्मच से निकालिए, उसको ज्वाला पर गर्म करिए। फिर अन्य नमूनों के साथ भी यही करिए। आप क्या देखते हैं, ये नमूने जो हैं जो जलते हैं ये रंग किस तरह का जल के देते हैं, क्या यौगिक बन के पिघलते हैं, और क्या ये जो नमूने हैं जल, पेट्रोल, केरोसिन में घोलने पर ये घुल जाते हैं, ये सब आपको चेक करना है। इसी तरह से एक और आपको सर्किट बनाना है और किसी एक साल्ट का जो सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं, इसी प्रकार और भी चीज़ों को लीजिए, इन सबको मिलाइए और देखिए क्या इन दोनों में, इन सब में रिलेशन है। देखिए फिगर 3.7 3.8 के अनुसार आपको इसको चेक करना है। तो 3.4 में देखिए कुछ टेबल दिया हुआ है। 3.4 में टेबल है कि आपके जो आयनिक कंपाउंड हैं और मेटालिक पॉइंट इनके कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये आपको पता चलेगा कि कितने पे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका जो गलनांक है जिस पे यह जो है पिघल जाता है वो कितना केल्विन टेम्परेचर है, 1074। ये आप जरूर याद रख लीजिए, बड़े काम की चीज़ है ये। और इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी अगर सोडियम क्लोराइड को उबालना हो तो कैसे कितना टेम्परेचर देना होगा, 1686 केल्विन। इसी तरह से आपके ढेर सारे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड तक का है, आपको याद रखिए। अब देखिए इसमें आयनिक यौगिकों को, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड हैं इनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे आपने ध्यान दिया होगा ये ऊपर का रिएक्शन करने पर। क्या फिजिकल नेचर में आप देखेंगे तो फिजिकल नेचर में आप देखेंगे कि इनके जो पॉजिटिव और जो निगेटिव आयन हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ठीक है। और जिससे कि इनमें जो है सॉलिड और ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। सामान्यतः ये जो है ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। भंगुर का मतलब जैसे कि आप किसी चीज़ को पीट के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सके, ऐसे। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके फिजिकल प्यूटर, और साथ ही साथ इस पर प्रेशर डालने पे ये थोड़े टूट जाते हैं, टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। तो ये था फिजिकल नेचर इनका। अब देखेंगे हम लोग मेटालिक और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग और जो मैं पिछली वाली वीडियो में भी मेटालिक बोल गया था बट उसको एडिट नहीं कर पाया मैं, तो आप लोग समझ ही रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं इनका सबका अलग अलग और बहुत अधिक है, क्योंकि इनमें जितना ज़्यादा जो है इनका आयनिक अट्रैक्शन होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा जो है एनर्जी देनी पड़ती है भाई। अब NaCl के बीच में जो बॉन्ड है, जो उनको जोड़ने की जो मजबूती है, उसको तोड़ने के लिए उसको जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होंगे उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, ये देखिए जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, इनको जो है सामान्यतः ये वाटर में क्या है, घुलनशील हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे इन सब चीज सॉल्यूशन में ये घुलते नहीं हैं, यानी नॉट सॉल्यूबल होते हैं।
अब इनमें देखेंगे कि हम लोग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसमें बिजली की प्रवाह हो पाती है। तो किसी विलयन में, किसी सोल्यूशन में विद्युत के चालन के लिए जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं उनमें जो है स्पीड होना आवश्यक है, यानी उसके पार्टिकल्स मूव करते रहें, तभी तो एक जगह से चार्ज टच होते ही दूसरे जगह पे वो पार्टिकल जाके टच कराएगा। तो इस तरह से होना जरूरी है। तो आयनिक यौगिकों के जो जलीय विलयन होते हैं उनमें आयन उपस्थित होते हैं, ये सबको पता है। तो जब हम लोग विलयन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो यह आयन जो है विपरीत यानी अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगते हैं और सॉलिड अवस्था में जो आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में इनकी जो संरचना होती है उनमें जो है आयनों की गति संभव नहीं होती। किसी सॉलिड में उतना ज़्यादा तेज़ी से पार्टिकल नहीं इधर उधर मूव कर सकते ना, क्योंकि मूव करते तब तो लिक्विड हो जाते, वो पास है, उनमें स्पेस नहीं है, इसीलिए वो सॉलिड है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जबकि सॉलिड में बहुत स्लो होता है। लेकिन आज जो आयनिक यौगिक हैं वो जब मेल्टिंग हो रहे होते हैं गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में इनके जो अपोजिट चार्ज हैं ये इनके और जो इनके आयन हैं इनके बीच में स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो फोर्स क्रिएट होता है उसके हीट के कारण ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए ये आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, यानी आते जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट 3.4 में धातुओं की प्राप्ति, ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए पृथ्वी की जो ऊपरी वाली परत है वो धातुओं का जो है मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ बिले लवण भी उपस्थित होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ही क्या कहते हैं हम लोग, मिनरल कहते हैं, खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु जो है काफ़ी मात्रा में होती है, उसे निकालना लाभकारी होता है। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं ओर्स बोलते हैं, यानी हिंदी में बात करें तो अयस्क कहते हैं। अब देखिए हम लोग किनको निकाला कैसे जाता है। 3.4.1 में दिया गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण कैसे निकालते हैं। तो देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में हम तो जान ही चुके हैं कि वो कैसे कितना ज़्यादा एक्टिविटी होते हैं रिएक्शंस में, इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी जो आपका ओर्स है उसके जो मेटल्स को निकालने के लिए कैसे हम प्रयोग क्या करते होंगे। तो कुछ जो है मेटल्स जो है ऊपरी वाले स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है पृथ्वी के, लेकिन कुछ जो है अपने एलिमेंट अपने कंपाउंड के साथ घुली मिली हुई पड़ती है पाई जाती हैं। अगर इनको हम एक रिएक्टिविटी के सीरीज में अगर देखें तो सबसे कम जो रिएक्टिविटी वाली होती हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, प्लेटिनम है, कापर है, ये फ्रीली स्टेज में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कापर सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में भी ये पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी के रूप अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर की धातु ये है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिविटी वाली एलिमेंट होते हैं कि कभी कभी स्वतंत्र रूप में भी नहीं पाई जाती हैं। क्यों भाई, जो खुले में रहेगा तो इतना जिसका रिएक्शन करने का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा वो खुले में रहेगा तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर जाएगा ना, इसलिए ये पाई नहीं जाती खुले में। खुले में वही पाए जाते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। अगर हम लोग रिएक्टिविटी के सीरीज के आधार पे बीच की चीज़ों की देखें, बीच के मेटल की, तो उसमें आते हैं जिंक, फेरस और लेड आदि आ जाते हैं। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो मीडियम टाइप की होती है। पृथ्वी की क्रस्ट पे, अगर पृथ्वी की क्रस्ट में अगर देखें तो ये मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। हम देखेंगे कि जो धातुओं के आपके कंपाउंड वाले या फिर जो ओर्स वाले ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार से जो रिएक्टिविटी के आधार पे हम मेटल्स को, कंपाउंड को 3 वर्गों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि 3.9 में आप अभी देखने वाले हैं। पहला कौन सा, वो जो अभिक्रियाशील धातुएं हैं, दूसरा जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और तीसरा वो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाली कंपाउंड्स हैं। तो प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। ओर्स से जो है शुद्ध धातु हम लोग बनाते हैं, इसको कई स्टेज होते हैं, कई तरीके से हम लोग इसको गुजारते हैं, तब जाके हमें प्योरिटी प्राप्त होती है। तो इसके अलग अलग स्टेज के हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले आपका आ जाता है वोर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यानी अयस्कों का सांद्रण कैसे किया गया। उसके बाद आपका देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, हाई रिएक्टिविटी के आधार पे, मीडियम रिएक्टिविटी के आधार पे और लो रिएक्टिविटी के आधार पे।
जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके और मोल्टेन और वगैरह से पाया जाता है। उसके बाद इसको प्योर मेटल बनाया जाता है। जो मीडियम वाले हैं उनको कार्बोनेट और सल्फाइड और प्राप्त करते हैं, फिर इनको कैल्सिनेशन करते हैं, फिर रोस्टिंग करते हैं। उसके बाद इनका ऑक्साइड मेटेरियल निकालते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं मेटल में, और फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं इनके इस टाइप के मेटल का। जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनके सल्फाइड और प्राप्त होते हैं, फिर इनको रोस्टिंग करते हैं, फिर मेटल मिलते हैं, फिर इनको रिफाइन करते हैं और हमें प्योर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3.4.2 में एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे। तो देखिए पृथ्वी के खनिज में जो भी हम लोग ज़मीन के अंदर से कंपाउंड को ओर्स को निकालते हैं, उनमें मिट्टी, रेत आदि बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ मिली होती है जिनको गॉन्स बोलते हैं। ठीक है, इन मेटल्स को जो है निकालने से पहले इनकी शुद्धियों अशुद्धियों को यानी जो इम्प्यूरिटीज़ है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हटाने के लिए जिन स्टेज का हम लोग उपयोग करते हैं उसे ही अयस्क एवं गैंग या कि फिजिकल या केमिकल इनके प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होते हैं। यानी हम जो भी तरीका यूज करेंगे वो इनके फिजिकल आपके ओर्स के और इनके गैंग के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे ही आधारित होंगे। कोई और तरीके से हम लोग इसको और टेक्निक नहीं लगा सकते। तो अलग अलग तरीके अपनाई जाती हैं। 3.4.3 में देखेंगे हम लोग एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में जो नीचे वाली धातुएं आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनअभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हम इसके मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिनाबार यानी HGS की बात करें, मरकरिक सल्फाइड या फिर मरकरी जो कि पारद को बोलते हैं, एक ये सब ओर्स हैं। एयर में इसको गर्म करने पे सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक ज़्यादा गर्म करेंगे तो यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप इक्वेशन ग्रुप में देख सकते हैं HGS, इसको 3O2 यानी टेम्परेचर देंगे तो फिर इसका जो मर्क्यूरी का ऑक्साइड में चेंज हो रहा है HGO में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। उसके बाद जब इसी HGO को मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम लोग फिर टेम्परेचर देंगे तो ये शुद्ध रूप से Hg में हमारा लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है पारा, और ऑक्सीजन गैस फिर इसमें से रिलीज हो जाती है। इसी प्रकार से जो नेचुरल रूप से कॉपर सल्फेट के रूप में जो कॉपर हमें मिलता है वो उसको केवल एयर में गर्म करके ही इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। देखिए कॉपर जो है मुक्त में नहीं मिलता, ये सल्फाइड के साथ मिलता है। तो कॉपर सल्फाइड मिल गया आपको, इसको ऑक्सीजन के साथ जब टेम्परेचर देंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। उसके बाद इसी कॉपर ऑक्साइड को जब आप फिर से कॉपर सल्फेट से सल्फाइड से भी जब आप इसको टेम्परेचर देंगे तो प्योर रूप से हमें कॉपर मिल जाता है और SO2 गैस रिलीज होती है। 3.4.4 में देखेंगे यानी बीच वाले जो कम मध्यम वाले जो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए इसमें सक्रियता श्रेणी के आधार पे जो बीच के मेटल्स हैं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो मीडियम प्रकार की होती है, मिडिल में आती है। ना तो सबसे ज़्यादा होती है और ना ही सबसे कम होती है, बल्कि बीच में आती है। तो नेचुरल तरीके से प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो सल्फाइड कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए इनको अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना जरूरी हो जाता है। सल्फाइड जो अयस्क होते हैं वो वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर देने पर यह ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को रोस्टिंग कहते हैं यानी भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को जो है सीमित वायु में अधिक जो है ताप पर अगर हम गर्म करें तो यह ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को कैल्किनेशन कहते हैं यानी हिंदी में कहें तो निस्तापन कहते हैं। जिंक के अयस्कों के जो आपके भर्जन और निस्तापन का समय है वो निम्न रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए भर्जन कैसे किया जा रहा है। रोस्टिंग करने के लिए जिंक सल्फाइड को 3O2 से अगर हम रिएक्शन कराएंगे टेम्परेचर देकर तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फिर इसका निस्तापन करना होगा अगर हमें, तो कैल्किनेशन। तो देखिए जिंक कार्बोनेट को हम लोग टेम्परेचर देंगे सिंपल तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। उसके बाद जब इसको कार्बन जैसे ही उपयुक्त अपचायक ऑक्सीडाइज का उपयोग करके हम धातु ऑक्साइड से धातु को निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक में अपचयित हो जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड अभी तक देखिए यहाँ पे बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी। अब इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन से भी रिएक्शन करा देंगे तो देखिए जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग ग्रुप बन के रिलीज हो जाती है। पहले चैप्टर में जो हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हम लोगों ने अभिक्रियाएं पढ़ी थी उससे हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो धातुओं को उनकी योगों से प्राप्त करना भी एक प्रकार का अपचयन वाला ही प्रक्रम कहलाता है।
रिडक्शन प्रोसेस, उसमें से रिडक्स कर लिया जा रहा है ना। देखिए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिडक्ट कर लिया जा रहा है और ये कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे मेटल्स को प्राप्त किया जाता है। इस तरह नीचे एग्जाम्पल है MnO2, इसको जब एल्युमिनियम के साथ करेंगे तो Mn प्राप्त हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और Al2O3 जो है अलग से गैस के सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और फिर हीट भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं उन पदार्थों को जिनका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है? तो बड़े आसानी से बता सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये सब जो रिएक्शंस हैं ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होती हैं। इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि धातुएं जो है पिघल जाती हैं। जो धातुएं हम प्राप्त करते हैं शुद्ध रूप में, वो पिघलते हुए रूप में हमें प्राप्त होती हैं। रियलिटी में जो आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ अगर एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराएं तो रेल की पटरी, मशीन के पुर्जों को, दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी इनको गला देते हैं, फिर इनके बीच में जो दरार आते हैं उनके बीच में भर देते हैं, तो ये पूरी तरीके से उसको जोड़ लेता है। तो इस तरह के रिएक्शन को थर्मिक रिडक्शन या रिएक्शंस बोलते हैं, थर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 3.4.5 में एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवार्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय जो आपके मेटल्स हैं उनको कैसे निकाला जाता है? तो सबसे ऊपर जो धातुएं हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती हैं, तो इन्हें कार्बन के साथ हम गर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके इनको मेटल में चेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा होती है। और धातुओं में जो इलेक्ट्रोड होती है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, उसके द्वारा हम लोग ऑक्सीडाइज करके इसको प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को अगर उनके गलित क्लोराइड के विद्युत जल घपटन से हमको प्राप्त किया जाता है। कैथोड यानी कि जो माइनस वाली इलेक्ट्रोड होती है उस पर जो मेटल्स होते हैं वो जाके चिपक जाते हैं, और जो एनोड होते हैं वो पॉजिटिव वाले आयन वाले इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उस पर क्लोरीन आसानी से आके मुक्त हो जाती है। देखिए जैसे सोडियम प्लस है, इसको एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम प्लस आराम से हमें सोडियम मिल जाता है कैथोड पर, और एनोड पर वही हमें क्लोरीन मिल जाता है जब हम लोग NaCl को रिएक्शन कराते हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 3.4.6 में, यानी कि धातुओं को हम लोग कैसे शुद्ध करते हैं। अब सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके बाद भी तो उसको शुद्ध करना है, यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को रिफाइन कैसे किया जाता है? तो जितने भी प्रकार के ऊपर हम लोग धातुओं को देखा कि कैसे वो लोग मिलती हैं, वो शुद्ध रूप में नहीं होती हैं। इनमें कुछ अपद्रव्य भी होते हैं, यानी कुछ इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती हैं, जिसको हटा के ही हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं को उनके इम्प्योरिटीज से हटाने के लिए सबसे अधिक जो स्टेज है, जो मेथड है, उसको जो है विद्युत अपघटनी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। ये कैसे किया जाता है? तो देखिए फिगर 3.2 में दिखाया गया आपको कि कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा, रिफाइनिंग के द्वारा करते हैं। तो इस प्रक्रम में जो इम्प्योर मेटल्स हैं उनको एनोड तथा जो शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड को बनाया जाता है। तो धातु की लवण जो है विलयन का उपयोग करके विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। 3.12 के अनुसार जो भी व्यवस्थित है जिस तरह से, उस तरह से हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो एनोड पर जो है अशुद्ध जो चीज़ें होती हैं, जो एनोड हम लोगों ने लिया है, वो सब जो है वाटर में घुल जाती हैं। इतनी मात्रा में ही जो शुद्ध धातु विलय अपघट्य होती हैं वो सब कैथोड पे जाके चिपक जाती हैं। तो इस तरह से कैथोड पे हम लोग शुद्ध चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसे जो है एनोड पंख भी बोला जाता है। सिंपली आप लोगों ने देखा हो क्लास 9th में, एनोड मड, कीचड़, मड जैसा मतलब होता है ना कीचड़, तो ये मतलब आगे उस पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर इसको हम लोग निकाल लेते हैं और हमें प्योर मेटल जो है प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग 3.5 में कोराइजन। कोराइजन में होता है संक्षारण। पिछले चैप्टर में बात हुई थी कि हम लोग आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए फिर से एक बार आ गया है। संक्षारण के संबंध में हम लोगों ने चैप्टर 1 में बहुत सी बातों को अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में यदि कुछ दिन छोड़ दें तो सिल्वर की जो वस्तुएं होती हैं चांदी की, वो खाली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु के साथ उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। कॉपर जो है वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन यानी ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रिएक्शन करता है, जिसकी सतह से जो है भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की धीरे धीरे चमक इसकी खत्म हो जाती है और इस पर भी ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है। कॉपर का यानी जो तांबा होता है आपका,
आप देखे होंगे जो घर में पूजा वाले अलमारी में आपकी वो जो होती है छोटी सी बर्तन जिसमें आप लोग जल वगैरह रखते हैं, उसको अगर आप कई दिन तक साफ नहीं करेंगे तो वो ग्रीन कलर का उस पर काई जैसा लग जाता है। तो वो क्या होता है, वो यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रिएक्शन कर जाता है और उसका जो ब्राउन कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। लंबे समय से जो ह्यूमिड वायु में रहने पे जो लोहा होता है वो भी भूरे रंग के पत्थर की पदार्थ उसके ऊपर परत चढ़ जाती है जिसको जंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको तो देखे होंगे या इसको रस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर द आयरन रस्ट। क्या होता है कि जिसपे लोहे पे जंग लग जाती है। तो एक्टिविटी 3.14 में आप देख ही रहे हैं, इसमें 3 प्रश्नावली को लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक में साफ लोहे की कील डाल दीजिए, प्रश्नावली ABC को नाम दीजिए, प्रश्नावली A में थोड़ा सा जल डाल के उसको कार्क से बंद कर दीजिए, प्रश्नावली B में उबलता हुआ बॉयलिंग करता हुआ जल डाल के उसमें 1 ml ऑयल भी मिलाइए और कार्क से बंद कर दीजिए। और देखेंगे आप कि तेल जो है जल पर तैरने लगेगा और वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा, यानी हवा उसमें घुल नहीं पाएगी, हवा आपको अलग ही साफ दिखाई देगी। जो तीसरा वाला प्रश्नावली है उसमें आपको निर्जल कैल्शियम सल्फ्लोराइड लेना है बिना पानी का ही, और उसको फिर उसी में डाल देना और कार्क को बंद कर देना है। अब आप देखेंगे कुछ दिनों के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि प्रश्नावली A में जो रखी लोहे की कील है उस पर जंग लग गया है, लेकिन BC में रखी जो कीलें हैं उस पर जंग नहीं लगा है। तो ऐसा हुआ क्यों? प्रश्नावली A की कील वायु और जल दोनों के संपर्क में रहती है, प्रश्नावली A की कील में केवल जल के संपर्क में रहती है। तो प्रश्नावली C की जो कील है वो वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तु में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जब क्या कहते हैं कि जब आप वाटर में यानी ह्यूमिड वाले टेम्परेचर में रखेंगे तब उस पर रस्टिंग होती है और उसका कोराइजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो हो गया कि कैसे उस पर कोराइजन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोराइजन से कैसे हम लोग इसको बचा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन, संचारण से सुरक्षा। तो बहुत सारे रास्ते हम लोग पेंट करते हैं, ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं और लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, क्रोमियम का लेपन करते हैं महंगी वाली चीज़ों पे, एनोडीकरण करते हैं, या फिर मिक्स किसी और लोहे को किसी और धातुओं के साथ मिक्स करके बनाते हैं जिससे उसको जंग नहीं लगती है, जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पे जो है जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन, तो इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय द कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जस्ते की पतली जो परत होती है वो नष्ट हो जाती है जब, तो फिर तो भी यह जो है गैल्वेनाइजेशन के कारण यह जो है जंग से सुरक्षित बनी रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि है मिश्रात्मक, यानी मिक्स करके किसी धातु को किसी और धातु के साथ मिला के जब हम बनाएंगे तो उनमें जंग बहुत कम लगने के चांस होते हैं। इस मेथड से हम लोग अपनी इच्छा अनुसार अनेक प्रकार के प्रॉपर्टीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आयरन का सर्वाधिक उपयोग की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यूज में आती है, लेकिन कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि जो शुद्ध लोहा होता है वो बहुत ज़्यादा नर्म होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और गर्म करने पर ये आसानी से खींच जाता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा कार्बन लगभग 0.05% मिला दें तो यह बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। तो लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है। इस प्रकार यदि हम लोहे के कोई अन्य पदार्थ को भी साथ में मिला दें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाएगी। रियल में कोई अन्य पदार्थ मिला के हम जो मेटल्स हैं इनके प्रॉपर्टीज़ तो बदले जा सकते हैं, लेकिन यह जो मेटल होगा या कुछ नॉन मेटल भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक जो मेटल्स को एक साथ मिलाते हैं हम लोग, इसे ही मिश्र धातु कहते हैं। इस तरह के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसको आप याद होगा आपको तो होमोजीनियस मिक्सर भी कहा जाता है। जब किसी चीज़ में जब होमोजीनियस मिक्सर यानी कि जब उसमें एक से अधिक कोई धातुएं मिली हुई हैं तो उसे होमोजीनियस मिक्सर भी कहते हैं। इसको तैयार करने के लिए पहले जो मेन धातु होती है उसको गलाया जाता है, पहले उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, उसके बाद इसमें दूसरे एलिमेंट को हम लोग मिला के उसी निश्चित अनुपात में मिला देते हैं फिर मिल जाता है, विलीन हो जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर आराम से छोड़ देते हैं, ये ठंडा होता है और फिर यह आपस में मिलके नई धातु बन जाती है। जो प्योर गोल्ड होता है उसको 24 कैरेट का कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए उपयोग में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें सिल्वर या फिर तांबा आपका मिलाया जाता है। भारत में मैक्सिमम जो ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड का यूज होता है वो 22 कैरेट का होता है। इसका मतलब यह है कि 22 भाग जो है सोने का, शुद्ध सोने का होता है और 2 भाग में या तो तांबा होता है या तो फिर चांदी होती है। यदि कोई जो धातु है अगर वो पारद है तो इसको जो है मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं।
कोई ऐसी मिश्र धातु आप बनाइए जिसमें जो है एक कौन सी चीज़ मिलाई गई हो, मरकरी मिलाई गई हो, तो इस तरह के बने हुए मिश्र धातु को अमेलगम बोला जाता है। अमेलगम जो होता है ये शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की जो विद्युत चालकता है उसका गलनांक ये दोनों कम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तांबा और जस्ते की बात करें, कापर जिंक की, तो यह मिश्र धातु पीतल और टिन यानी कि कापर एसन की जो है मिश्र धातु के रूप में कांसा के रूप में होता है, जो कि कांसा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है यानी बैड कंडक्टर होता है। लेकिन तांबे का प्रयोग हम लोग विद्युत का जो परिपथ सर्किट होता है उसको बनाने में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। सीसा टिन जो होता है वो मिश्र धातु है जिसका सोल्डर वगैरह बनाया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं उसको जोड़ने के लिए भी किया जाता है। यह भी जानिए कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार क्या है। लगभग 1600 साल पहले भारत में लोहे के कर्मियों ने जो लोहा का काम करते थे वो दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाए थे। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक टेक्निक विकसित की थी। इस स्तंभ की जंगता से जो है प्रतिरोधक का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ जो है कुतुब मीनार के पास में स्थित है। यह जो आपको आयरन पोल दिख रहा है यह 8 मीटर ऊंचा है और इसका वेट लगभग 6 टन है यानी 6000 kg है। सोचिए इसमें आज तक अभी तक रस्टिंग नहीं हुआ है, कोराइजन नहीं हुआ है। तो उसके बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाता है। फिर हमने क्या सीखा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन आंसर आपके सभी चैप्टर के करा दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।